नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 67 का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन हो ये है कि इनमें से क्या है जो किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैसों का एक बादल होता है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहानी है, जरा देखिए एक बार। जब अपन लेवल ऑफ कंपोजिशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लेवल ऑफ कंपोजिशन, संगठन के स्तर पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा समझना क्या क्या कहानी नहीं है। देखो, कोई भी एक प्लेनेट होता है, बोलो कोई भी एक क्या होता है? जब प्लेनेट होता है, प्लेनेट बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं प्लेनेट को? प्लेनेट को हिंदी में बोलते हैं अपन ग्रह। तो जो भी कोई ग्रह होता है, ठीक है, कोई भी एक ग्रह, और जब ऐसे बहुत सारे ग्रह आपस में जुड़ जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे देखो, कोई भी एक स्टार होता है, हमको पता किसी भी तारे के चारों तरफ कोई ना कोई ग्रह लगाते हैं। क्या लगाते हैं बताओ? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जब किसी तारे के चारों ओर कुछ ना कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो बताओ ऐसे ग्रहों का समूह बन जाएगा क्या? तो इस पूरे परिवार को क्या बोलते हैं? इस पूरे परिवार को अपन बोलते हैं सौर मंडल। तो एक्चुअली में ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? ग्रहों का समूह कहलाता है सौर मंडल। इंग्लिश में बोले तो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब आपको एक चीज पता है क्या? अब जैसे एक ये तारा है, वैसे वैसे मैंने आपके सामने बोल दिया सप्तऋषि। सप्तऋषि में बताओ कितने तारे होते हैं? तो आप बोले सर सप्तऋषि में तारे होते हैं कितने? आपके सप्तऋषि में तारे होते हैं 7। ऐसे पतंग की शेप में नहीं होता, ऐसे लग रहा है पतंग उड़ रहा है, तो पतंग की शेप में ऐसे तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 7। अब आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हर तारे के चारों तरफ कुछ ना कुछ ग्रह क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो अब आप समझो, हमारे इस आकाश में तारों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, किसी शेप को बनाए, तारों के समूह को अपन बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। बोलो क्या बोलते हैं? तारों के ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कभी अगर आप ये वर्ड सुनो तो याद रखना, क्या वर्ड होता है? कॉन्स्टिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तो तारामंडल क्या होता है? तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। तारामंडल क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का ऐसा समूह जो किसी पर्टिकुलर आकृति को बनाते हैं, शेप को बनाते हैं। तो तारों के ऐसे समूह को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। जैसे सप्तऋषि, उर्सा मेजर, उर्सा बियर, साइगस, ऐसे लगभग 89 तारामंडलों की कॉन्स्टलेशन की अब तक खोज हो चुकी है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी भी कॉन्स्टलेशन में कुछ ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, कुछ तारों के समूह होते हैं। मतलब तारों की संख्या एक से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। और हर तारे के आसपास कुछ ना कुछ क्या है? ग्रह चक्कर लगा रहे। इसका मतलब हर तारे का अपना क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है। तो इसका मतलब इस सप्तऋषि में क्या आपको यहाँ पर 7 सोलर सिस्टम दिख रहे हैं क्या? इसका मतलब ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम क्या कहलाता है? कॉन्स्टिलेशन। चलो आप बोलो सर डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ग्रहों का समूह क्या कहलाता है? सौर मंडल। ग्रुप ऑफ प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। बोले तो सौर मंडलों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल। और उसके बाद एक टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेब्यूला, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसको अपन बोलते हैं निहारिका। किसी निहारिका में लगभग 25 लाख के आसपास तारे होते हैं। किसी एक निहारिका में लगभग 25 लाख क्या होते हैं? स्टार होते हैं। तो सोचो, किसी एक नेब्यूला में लगभग 25 लाख स्टार होंगे, तो उसमें ऐसे न जाने कितने सारे क्या बनेंगे? कॉन्स्टिलेशन बनेंगे। और इस नेब्यूला में लगभग 25 लाख तारे होते हैं। तारा आपको पता है क्या होता है? गैसों का एक समूह ही तो है, खूब सारे गैस होते हैं। तो ऐसा लगता है गैसों का एक बहुत बड़ा सा क्या है? बादल बना हुआ है। गैसों का एक बहुत बड़ा सा क्या बना हुआ है? बादल बना हुआ है। तो ऐसे बहुत बड़े गैसों के बादल जिसमें लगभग 25 लाख के आसपास तारे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को ही ज्योग्राफी की दुनिया में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेबुला। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। आप समझ गए हो क्या बात को? तो जरा इधर देखो, तो बताओ, किसी भी एक गैलेक्सी के अंदर, किसी भी गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को, जिसमें ऐसा लगता है बहुत बड़ा सा बादल बना हुआ है गैसों का, उसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं इसको? नेबुला बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या क्या कहानी नहीं है। इसके बाद अगर अपन आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या है? टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो आपको बता देता हूं, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक। कौन सा होता है? समर ओलंपिक। एक होता है विंटर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक। देखो, आप एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखा 5। अब इसके आगे अगर मैं प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाऊं, तो आप मान के चलो कि नहीं, नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव में तब तक नहीं मानूंगा जब तक इसके आगे नेगेटिव का साइन ना लगा दूं। तो सेम वही कहानी बताता हूं। आपने कई बार सुना होगा, सिर्फ एक वर्ड सुना होगा ओलंपिक, इसके आगे ना तो विंटर लिखा होता ना समर। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये समर है या विंटर? तो मान के चलो, जब तक इस ओलंपिक के आगे कुछ ना लिखा हो, तब तक हमेशा बात मान के चलना वो कौन से ओलंपिक की बात हो रही है? समर ओलंपिक की बात हो रही है।
और उसी में ज्यादातर इवेंट होते हैं। जैसे अभी जो हाल ही में अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक हुआ ना, वो कैसा ओलंपिक, एक समर ओलंपिक है। तो विंटर ओलंपिक में क्या होता है, उसमें तो सारा जैसे बर्फ और इससे रिलेटेड, आइस से रिलेटेड जितने भी गेम होते हैं वो होते हैं। जैसे स्केटिंग, आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, उस टाइप के गेम खेले जाते हैं विंटर ओलंपिक में। बाकी जनरली जो बड़ा इवेंट होता है वो होता है समर ओलंपिक। इसी को समर ओलंपिक भी बोलते हैं, इसी को ओनली ओलंपिक भी बोलते हैं। डन। तो ओलंपिक गेम की शुरुआत पता कब हुई थी? 1896 में। कहां पर हुई थी? ग्रीस में। कहां पर हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए इन गेमों की शुरुआत कहां पर हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी शुरुआत हुई थी, है ना, ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ग्रीस में। कहां पर? ग्रीस, जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस। तो ग्रीस देश के अंदर हुई थी 1896 में। और पहले ही ओलंपिक के अंदर टेनिस को शामिल कर दिया गया था। तो टेनिस जो गेम है उसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1896 में। यही अपना क्या था? फर्स्ट ओलंपिक गेम था। तो आप बोलोगे सर ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब आपके सामने 3 यहां पर रचनाएं हैं और उनके सामने 3 लेखक है। इनको मैच करना है, इनको मैच आपस में करना है कि कौन किससे मैच होता है। तो चलो जरा देखो क्या क्या कहानी नहीं। वंदे मातरम अभी अपने लास्ट, इससे पहले वाली या उससे पहले वाली मॉक टेस्ट के अंदर अपन ने सॉल्व किया था कि जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उनके एक नोवेल के अंदर, उसका नाम है क्या? आनंद मठ। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने? तो बताओ वंदे मातरम के लिए तो कौन आ जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनके कौन से नोवेल के अंदर था ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के? कौन से नोवेल में, कौन से उपन्यास में वंदे मातरम लिखा गया था? तो वो उपन्यास था आपका कौन सा? आनंद मठ। कौन सा था? उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। चलो ठीक है। फिर अगर अपने से पूछा जाए बताओ क्या जन गण मन किसने लिखा? तो वो भी अपन अच्छे से जानते हैं किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ए मेरे वतन के लोगों, ये गाना किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। तो बताओ ये कहां से मैच हो रहा है? तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा बताओ आपका? बी। फर्स्ट का बी, एक ही ऑप्शन में है तो बताओ। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है क्या? डन है क्या? ठीक है। अच्छा एक बात बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए, एक एग्जैक्ट मैं आपको डेट पे लेके चलता हूं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उससे जस्ट 2 दिन पहले, कब? 24 जनवरी 1950 को हमने एक ऐसी चीज थी जिसको हमने हमारे राष्ट्रीय गीत, है ना, राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। और एक ऐसी चीज थी जिसको हमने राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी। राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत के रूप में किसको मान्यता दी गई, तो वंदे मातरम को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना, हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब मान्यता मिली? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में, अंतिम जो सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, 12वां सेशन, उसके अंदर मान्यता मिली। और राष्ट्रगान को भी उसी दिन मान्यता मिली। और राष्ट्रगान के रूप में किसको मिली? ये मान्यता मिली जन गण मन को। जन गण मन को ये मान्यता मिली। कब मिली? ये डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की जो आखिरी अधिवेशन था, आखिरी बैठक थी, उसके अंदर ये मान्यता मिलती है 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले। डन। नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन चले, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी योजना अगर आपसे पूछा जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। इसकी जो ये योजना है, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका जो क्रियान्वयन है, इसका जो रेगुलेशन है, वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि ये योजना है क्या और क्या चीज नहीं है। देखो मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से एक चीज बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको लेके चलता हूं 1999 में, 1999 में। क्या होता है 1999 के अंदर? तो देखो 1999 के अंदर, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो 1999 में एक गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना लॉन्च करती है, एक स्कीम लॉन्च करती है जिसका नाम था स्वर्ण जयंती। जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना, बिल्कुल यही नाम है, यही आपको याद रखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। देखो एक्चुअल में गांव के जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं, उनको रोजगार का साधन मिले, इसके लिए एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब ये क्यों पढ़ा रहे, इसका एक रीजन है, अभी आप समझना जरा। किसके लिए? अभी आपको नाम से पता चला ना, ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, है ना, एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। कब? 1999 के अंदर। चलो ठीक है। अब ध्यान से समझना, यही योजना आगे चलकर 2011 में, बताओ कब? 2011 में इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया। लगभग स्कीम में वही था कि ग्रामीण लोगों को रोजगार का साधन मुहैया करवाना, इस तरीके से, है ना, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना।
लेकिन अब इस योजना का नाम चेंज कर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, और इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या नाम कर दिया इसका, इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। तो बताओ, इसमें भी नाम से पता ही चल ही रहा ना, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, नेशनल। ग्रामीण का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण का सेंस क्या है, ग्रामीण मतलब आपका क्या हो जाएगा बताओ, रूरल। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, और मिशन ये हो जाएगा। शॉर्ट में इस योजना को कहते हैं NRLM। बताओ, इस नाम से भी पता चल रहा है क्या क्या कि गांव के लोगों को आजीविका, अपना जीवन यापन करने के लिए एक योजना, एक योजना लॉन्च की गई है। तो दैट्स उसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये वास्तव में कोई अलग से योजना नहीं थी, इसी का नाम चेंज करके इसको 2011 में इसका नाम ये कर दिया। डन, आओ सर, एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा कब, अब मैं आपको लेकर चलूंगा 29 मार्च 2016 को। बीजेपी मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी सोचा कि बिल्कुल गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कोई बेरोजगार रहे, तो क्या करें। तो बोला अब तक जो हमारे पहले से योजनाएं चली आ रही उसी को थोड़ा सा चेंज करके, अपडेट करके हम एक योजना लॉन्च कर रहे हैं। कैसे, उन्होंने ये बोला कि यार ऐसे मत करो कि ना मतलब गांव के लोगों को रोजगार देना कैसे दो। तो बोला गांव के लोगों को इतना मतलब कैपेबल बनाओ कि वो खुद से रोजगार क्रिएट कर सके, मतलब उनको कुछ चीजें सिखाओ। ऐसे डायरेक्ट रोजगार देने से अच्छा उनको कुछ ऐसे स्किल सिखाओ, कुछ ऐसी छोटी मोटी, जैसे सिलाई मशीन, गांव के लोगों को सिलाई मशीन से सिलाई करना सिखाना, या कुछ हैंडीक्राफ्ट के काम वहां के लोगों को सिखाना, मतलब स्किल प्रोवाइड करो गांव के लोगों को, जिससे वो अपने आप रोजगार क्रिएट कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि गांव के लोगों को स्किल क्रिएट करवा के, उनको स्किल्ड पर्सन बना के, उनको एक कौशल व्यक्ति बना के और फिर रोजगार क्रिएट करवाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर क्या करते हैं, 29 मार्च 2016 को मोदी गवर्नमेंट क्या करती है, मोदी गवर्नमेंट एक योजना लेके आती है, और जिसका नाम था, जो अपना क्वेश्चन है बताओ, क्या बताओ, जो क्वेश्चन है अपना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्या नाम है बताओ, दीन दयाल उपाध्याय, है ना, अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय जनता पार्टी के बहुत फेमस लीडर रहे हैं, और उनके ही नाम से एक ऐसी योजना शुरू की जा रही है कि अंतिम से अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को भी एक स्किल्ड व्यक्ति बना के उसको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाए। उसके लिए एक योजना लाई गई जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अब इस योजना में क्या किया था, इस योजना के तहत उद्देश्य क्या था इस योजना का, इस योजना का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, तो कौशल विकास के माध्यम से, किसके माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण लोगों को, कौन से लोगों को, ग्रामीण लोगों को, है ना, स्वरोजगार के लायक बनाना, कि खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए, स्वरोजगार के लायक बनाना। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस योजना को आपको समझ में आ गया होगा क्या है, क्या कहानी नहीं है। तो लिटरली जो मेन उद्देश्य है वो क्या है इस योजना का, कि लोगों को स्किल्ड किया जाए, और खास करके योजना गांव में भी चलाई जा रही है, शहरों में। गांव में जो योजना चलाई जा रही है, तो बताओ इसको रेगुलेट कौन सा मंत्रालय करेगा, तो नाम से पता चल रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बताओ इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो मैंने तो आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी दे दी। अगर पूछा जाए इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में हुई। किसको अपडेट करके इस योजना को बनाया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। और वो योजना किसको अपडेट करके लाई गई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या और क्या कहानी नहीं है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला बोल रहा है कि विच काइंड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिक्वायर्स वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू एक्सेस अ सिस्टम। किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। अब नाम से पता चला कि हमें कोई भी हमारे सामने ऐसा ऑपरेशन आया जिसको हमें क्या करना है, जिस तक हमें पहुंचने के लिए इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अपने को उस चीज को क्या करना होता है, ऑथेंटिकेट करना होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो। अगला क्या है, इनमें से कौन सा एक लोक संगीत है जिसका संबंध नागालैंड से नहीं है। नागालैंड से नहीं है, तो इसमें नागालैंड से नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूं इसका उत्तर है आपका न्योगा। क्योंकि न्योगा एक ऐसा लोकगीत है जो एक्चुअल में गाया जाता है, कहां गाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां का है बताओ, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से।
तो बाकी वाले जितने भी लोकगीत है वो सब के सब कहाँ के हैं, नागालैंड के, जिसमें आपका हेलियम लियू है, हेरेल यू है, नेल यू है, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना, थोड़ा यू यू ऐसे राइमिंग करके याद रखना है ना, हेरेल यू, हेलेम यू, हेलियम लियू और नेल यू, ये सब किसके हैं, नागालैंड के, जबकि न्योगा किसका है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोकगीत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना, वाइज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। एक्चुअल में ये जो हिंदी में ये यहाँ पे लैंग्वेज इन लोगों ने थोड़ी सी गलत लिख दी है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ये लैंग्वेज यहाँ पे गलत लिखी हुई है। एक्चुअल में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ी सी लैंग्वेज गलत आ गई है, इसको काट देते हैं। इसकी जगह क्या होगा हिंदी में कि इनमें से जो 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा भारत के संविधान से संबंध नहीं रखता, हिंदी में ये होगा, बाकी इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर पूछा गया है कि बताओ इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसका जो भारतीय संविधान से रिलेट नहीं करता या जिसका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है, या जो भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। आपसे ये पूछा गया है इसमें से कौन सा है फीचर है जो अच्छा है, ये पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो फिर वही वाली बात है, इसमें गलत कौन सा हमको ये बताना है, क्या बताना बताओ, इसके अंदर हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या बताओ आपका गलत है। तो आओ देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री को यह पावर देता है कि वो 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकता है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पर आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री नहीं करता, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है, ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा। तो बताओ ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत, बिल्कुल ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण की नीति, हाँ बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर समाज के जो वंचित वर्ग है उनको ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, ये तो गलत है, बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी ऐसा कानून चाहे वो हमारे संविधान के बनने से पहले बना हो, चाहे संविधान बनने के बाद किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पूरे कानून को हटा सकता है या उसके किसी एक पार्ट को हटा सकता है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, तो ये या न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये तो पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के तहत। जब ये बोल रहा नहीं है तो बस ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अगला, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। यस, यूनिवर्सल, क्या कि हमारे यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति के 18 साल की एज हो जाएगी वो वोट देने का राइट रखता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है, बिल्कुल ये अधिकार देता है, पावर देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो उत्तर हो जाएगा अपना ए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, इज इट ओके। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है छऊ है, उनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, बोला इनमें से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, एक लोक नृत्य, एक फोक डांस है। तो मैं आपको बता देता हूं, छऊ जनरली आपको कहां पर मिलेगा, छऊ वाला जो फोक डांस है वो जनरली आपको मिलेगा एक तो वेस्ट बंगाल में। कहां पर मिलेगा, वेस्ट बंगाल के लोग, या फिर इधर ही इसके आसपास वाले जो इलाके हैं, झारखंड राज्य में, या फिर आपका थोड़ा बहुत आपको मिलेगा कहां, उड़ीसा में। तो बताओ इन तीनों राज्यों में से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, झारखंड। इज इट ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि एमएस एक्सेल के फंक्शन है ना किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं। तो एक्सटर्नल डेटा पर भी करते हैं, एंटायर डेटा पर, उसमें वर्कशीट पे भी करते हैं, इंडिविजुअल सेल पर भी करते हैं, समझ रहे हो ना। तो ओनली नहीं आएगा इसमें, तो ओनली लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं। रेंज ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, ये इसका ज्यादा बेहतर इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सेल है ना, रेंज ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स पर। भाई ये तो करता तो है, लेकिन इसमें पीछे ओनली लिखने से क्या हो रही है बताओ, मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अपन इसको नहीं कर सकते, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका क्या, सी। चलो नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बोला कि महाबलीपुरम के जो मंदिर है ना, कहां पर है, आपके तमिलनाडु के अंदर है। जो आपको पता हो तो हमारे यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें से एक है महाबलीपुरम के मंदिर। तो बोला कि उसका जो निर्माण है वो कौन से राजवंश के द्वारा किया गया, किसके टाइम पे हुआ, तो पल्लवों के टाइम पे हुआ है। किसका टाइम हुआ है, पल्लव डायनेस्टी, उनके टाइम ये निर्माण हुआ है। कहां पर है ये मंदिर आपके, ये मंदिर आपके तमिलनाडु के अंदर है। ये भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारी, कितनी है हमारे यहाँ पर आज की तारीख में, 40 नहीं, अब तो बढ़कर कितने हो चुके बताओ, 42। ठीक है, तो उनमें से एक है, बताओ कौन, महाबलीपुरम के स्मारक। नेक्स्ट अगला देखो। अगला इसके बाद बात करें तो बोला जा रहा है कि गुग्गा एक डैश राज्य का एक प्रसिद्ध है ना, एक नृत्य, एक डांस है जो गुग्गा पीर की याद में जब जुलूस निकाला जाता है तो उसमें किया जाता है।
तो गुग्गा पीर की याद में जब एक जुलूस निकाला जाता है उस समय ये डांस किया जाता है। तो ये आपको मैं बताता हूँ, ये नृत्य है कहाँ का? हरियाणा का। कहाँ का है? ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। कहाँ का ये नृत्य? तो आप बोलो सर ये नृत्य है आपका हरियाणा का। क्लियर है? तो बोलो सर क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला है क्या कि एनएनपी की गणना करने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो याद है मैंने कल वाले शायद किसी मॉक टेस्ट में आपको एक बताया था, कल मतलब जो लास्ट हुआ था, है ना, उसमें भी एक चीज मैंने आपको बताई थी, उसको थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या कहानी नहीं है। देखो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। देखो मैंने क्या कहा था, एक होता है जी, एक होता है एन, बीच में एक होता है एन, एक होता है आपका क्या कहते हैं डी, और एक होता है आपका एमपी, और एक होता है आपका एफसी। एफसी बोले तो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एमपी बोले तो जिस चीज़ पे मार्केट में चीज़ें बिकती है, ठीक है, मार्केट प्राइस। बस फर्क कितना होता है कि बस कोई चीज़ मार्केट में बिकने के लिए जाती है, उसमें अगर टैक्स जोड़ दो जो गवर्नमेंट लगाती है, तो टैक्स जोड़ते जोड़ते ही सीधा वो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस बन जाता है। डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। मैंने कहा था एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के आय को जोड़ दो, तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू। और अगर देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं और जो इंडिया पैसा भेज रहे हैं, अगर या इंडिया से रिलेटेड रख रहे हैं ना, उनकी इनकम को भी अगर जोड़ दे डोमेस्टिक के साथ साथ, तो फिर वो इनकम बन जाती है नेशनल। तो यहाँ नेशनल का मतलब देश नहीं है, नेशनल का मतलब एक तरीके से देश के भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और उसके बाहर भी है, ये नेशनल सेंस देता है अपना, बोले तो राष्ट्रीय। इस जी का मतलब होता है ग्रॉस, मतलब सब कुछ। एन का मतलब होता है नेट, मतलब शुद्ध या निवल, निवल या फिर शुद्ध। तो दोस्तों जैसे अगर अपने को डोमेस्टिक से पहुंचना नेशनल की तरफ, तो हम उन लोगों के आय को जोड़ेंगे जो देश के बाहर रहकर अपना इंडिया पैसा भेज रहे हैं, तो उन लोगों की आय को बोला जाता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश। तो इसको अगर आप जोड़ दोगे, तो डी में अगर आप एनएफआईए को जोड़ दोगे तब अपन पहुंचेंगे कहां? नेशनल की तरफ। या अगर एनएफआईए को एन में, नेशनल में माइनस कर दोगे, तो अपन पहुंच जाएंगे किसकी तरफ? डी की तरफ पहुंचेंगे। सेम टू सेम वही कहानी है। इधर देखो, देखो अब ये तो अब मैं शॉर्ट में, तो अभी मैं शॉर्ट में बता सकता हूं, बाकी इसके लिए तो प्रॉपर नेशनल इनकम वाला इकोनॉमिक्स में टॉपिक है, वहां अगर आप चाहो तो उसको अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है ना? आपके इकोनॉमिक्स वाले सर आपको जहां आप मॉक टेस्ट मतलब जहां आप कोचिंग कर रहे हो, जहां आप पढ़ रहे हो, तो वहां आप आराम से इकोनॉमिक्स वाले सर से ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि शॉर्ट में अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ इस बात को। तो देखो किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी मशीन्स होती है, बिल्कुल होती है मशीनरी, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी मशीनरी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके रख रखाव पर भी तो खर्चा होता है। अब उससे बिल्कुल खर्चा होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मशीनरी के रख रखाव पर जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? बोलना जरा। इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, ये होता है डेप्रीशिएशन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? देखो इतनी तो समझ आप में भी होनी चाहिए। ग्रॉस का मतलब ही होता है सब कुछ, जिसको हिंदी में शुद्ध रूप से अपन बोलते हैं सकल, और नेट का मतलब होता है शुद्ध। तो इतना तो तय कि अगर सब कुछ से शुद्ध में आना है तो किसी न किसी चीज को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर शुद्ध से सब कुछ की तरफ जाना है तो किसी न किसी चीज को क्या करना पड़ेगा? प्लस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किस चीज को हम माइनस करें ग्रॉस में से कि हम नेट की तरफ आए? तो डेप्रीशिएशन को। या किस चीज को हम नेट में जोड़ें कि हम ग्रॉस की तरफ जाएं? तो डेप्रीशिएशन बोले तो, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी। तो अब आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मुझे एनएनपी चाहिए, क्या चाहिए मुझे? एनएनपी। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास एनएनपी आ जाए? तो देखो क्यों ना अगर मैं जीएनपी में से, किस में से? जीएनपी में से, जीएनपी में से, जी मतलब ग्रॉस, बीच वाले का मतलब नेशनल, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको? डेप्रीशिएशन को। अभी भी जो मैंने आपको सिखाया, क्या? डेप्रीशिएशन बोले तो मूल्य ह्रास को अगर मैं माइनस कर दूं, तो आपको पता है जी ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस करता हूं तो वो चीज क्या बन जाती है? एन। क्या बन जाती है? एन बोले तो क्या बन जाती है? नेट। बाकी तो आपको पता मामला वही रहेगा, सेम रहेगा, बाकी में अपन ने कोई छेड़खानी की नहीं है। तो एनएनपी, बताओ क्या एनएनपी बन गया? यही अपने को चाहिए था। तो जीएनपी में से अगर डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे तो अब वो जी नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एन, बोले तो नेट बन जाएगा। बाकी एन और पी तो सेम ही रहेगा। तो क्या बन गया आपका? एनएनपी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनएनपी प्राप्त करने के लिए आपको जीएनपी में से मूल्य ह्रास को क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन पे जाए, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में है? तो अगर आप इंडिया को देखते हो नीचे से अगर आप, है ना, इंडिया को देखते हो तो ये श्रीलंका है, ये इधर आपको पता ही है। इधर की तरफ अगर अपन देखें तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है। लेकिन आपको पता है इधर की तरफ आप द्वीप देखते हो, अगर आपने कुछ द्वीप देखे हो तो हमारे कुछ द्वीप हैं जिनको अपन कहते हैं लक्षद्वीप समूह। क्या बोलते हैं? बोलना जरा। इनको अपन कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये किसके अंदर है? ये पूरा आपको पता है। इधर की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड, ये किसके अंदर है? अरब सागर में। ये पानी इधर कौन सा है? आपका अरब सागर है। जबकि इधर की तरफ जो पानी है आपका, ये सारा सारा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। और नीचे आपका कौन सा? हिंद महासागर। क्या बोलो? हिंद महासागर, इंडियन ओशन।
तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या कि लक्षद्वीप से अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, लक्षद्वीप का जो सबसे आखिरी द्वीप आपको पता है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप का ही आखिरी जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। ये भारत का आखिरी द्वीप है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिनिकॉय। फिर मिनिकॉय से जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको एक देश मिलेगा। इस मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का सबसे आखिरी द्वीप है, इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ भी आपको एक आइलैंड के रूप में, एक द्वीप के रूप में एक देश मिलेगा, जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और एक द्वीप के रूप में, कुछ द्वीपों के समूह के रूप में एक देश मिलेगा जिसका नाम है मालदीव। बोलो क्या नाम है? मालदीव। तो अब बताओ भारत के किस आइलैंड्स के दक्षिण के अंदर मालदीव पड़ता है? तो भारत के किन आइलैंड्स के दक्षिण में मालदीव पड़ता है? तो वो पड़ता है आपके लक्षद्वीप के। किसके पड़ता है? लक्षद्वीप के साउथ के अंदर। ये पूरे लक्षद्वीप है, इसके नीचे आओ तो साउथ दिशा में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? मालदीव। तो मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? साउथ में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा भाई साहब आपका लक्षद्वीप। बोलो क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। डन? तो अब सर डन। अगला, जूडो में, जूडो आप जानते हो ना, नाम सुना होगा, जूडो कराटे वाला, वो जूडो में सीधे खड़े होकर जो लड़ना है वो क्या कहलाता है? तो बस इसके लिए एक फैक्ट है, टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ताचीवाजा। जूडो में सीधे खड़े होकर जो फाइट की जाती है उसको इसके लिए एक टर्म होती है, उस टर्म को बोलते हैं ताचीवाजा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अब है कि इनमें से कौन सी एक विधि है जो आय और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है? तो नाम से अपन बोलते हैं ना कि इतनी इसकी आय है ना, या इतना इसका उपभोग है, कंजप्शन है, उस आधार पर हम तय करते हैं कि ये गरीबी की बाउंड्री में आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या तय करते हैं कि ये गरीबी रेखा में, गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन, एक टर्म अपन बोलते हैं, नहीं बोलते, जो आपने सुना होगा बीपीएल, क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, कि ये पॉवर्टी लाइन से भी क्या है? बिलो है। तो किससे, किसके बिलो है, किससे नीचे है? पॉवर्टी लाइन से। तो हम जनरली कौन से टर्म इस्तेमाल करते हैं? गरीबी बैंड के, गरीबी बार के, गरीबी सीमा, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लिमिट के, पॉवर्टी बैंड के, पॉवर्टी बार या पॉवर्टी लाइन टर्म हम यूज करते हैं। बीपीएल में भी तो बीपीएल का मतलब क्या होता है? लाइन होता है। तो हम क्या बोलते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा टर्म अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला देखो। बोले एक प्रसिद्ध लोक संगीत है हैकियालू, है ना, का उद्गम किस राज्य से? अभी अपन इसी टाइप का, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसा ही कुछ था। वो कहां के थे बताओ? सारे के सारे कहां के थे? मैंने आपको पढ़ाया था, वो सारे के सारे आपके नागालैंड के थे। कहां के थे बताओ? वो सारे के सारे आपके नागालैंड के थे। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप का। एक सेकंड देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? नियोगा तो अरुणाचल का था, लेकिन बाकी अभी देखो मैंने बताया यू कर क्लास में देखो, हेलियम लियो, हेरीलियो, नवलियो। तो इसी टाइप का अभी जो अपन ने एक देखा, बताओ क्या? एक और लोक संगीत देखा है, तो वो भी बताओ कहाँ का है? नागालैंड का। तो बताओ, लगभग ये तो एक वैसा ही उसी टाइप का अपने को क्वेश्चन मिल गया। तो बताओ कहाँ का है? अगर आपसे पूछा जाइए तो, अगर आपसे पूछा है हैकियालू, बताओ कहाँ का है? तो हैकियालू का संबंध किस राज्य से है? तो इस लोकगीत का संबंध नागालैंड से। बोलो किससे है? इस लोकगीत का संबंध नागालैंड से। नेक्स्ट अगला देखो। अगला पूछा गया है कि एक भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाले दो विषम युग्मजीव फल मक्खियों के बीच एक द्विष्कर क्रॉस में, है ना, करवाया जाता है, जिनके आपको दे रखे हैं, बताओ टाइप। तो उसमें अगर अपने को BBEE कैपिटल प्राप्त करना है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इन है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेड्रोजीनस फ्रूट फ्लाइज विद ब्राउन बॉडीज एंड रेड आइज, जिसका अपने को दे रखा है ट्रेट्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल E जीनोटाइप? खूब से क्वेश्चन ही समझ में आया कईयों को क्या है ये। एक्चुअली बायो में अगर आपने मेंडल का क्रॉस पढ़ा हो, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम अगर अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, जब भी आपने देखा होगा, अपन ने कभी टेबल वगैरह बनाई होगी कि कभी इस तरह से अपन जो क्रॉस करके इस तरह से जो बनाते हैं, है ना, तो उसमें तो इस टाइप की टेबल का एक बेसिक सा रूल बता रहा हूं, जो बिल्कुल इसने ना भी पढ़ रखा हो ना, वो भी इसका उत्तर आसानी से कर सकता है। बोलो कैसे कर सकता है? तो देखो यहाँ क्रॉस कराने के लिए बंदा किससे बोल रहा है? पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये बंदा जो हमको क्वेश्चन में क्रॉस कराने के लिए बोल रहा है, बताओ वो किसके लिए बोल रहा है? समझ रहे हो? वो किसके लिए हमको बोल रहा है? ठीक है, तो अब जरा देखो क्या कहानी नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए किससे बोल रहा है। तो देखो एक तो आप पहले लिख दो, एक बार आप एक काम करो, लिख दो। तो एक टर्म मैंने क्या लिखी? BBEE, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल E स्मॉल e, और सामने भी किससे करा रहा है? सेम इससे, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल E स्मॉल e। क्या इसी से करा रहा है? बिल्कुल करा रहा है। अब आप देखो टर्म कितनी है टोटल? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बॉक्स कितने बनेंगे आपको पता है? 16, 4 × 4 16 बॉक्स बनेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पर आपको पता क्या होता बताओ कि BB और, है ना, अगर आपको बोला जाए इसका क्रॉस कराओ, तो यहाँ पर बताओ कितने बॉक्स बनते हैं? 1 2 1 2, तो 2 × 2 कितने बनते हैं? 4। तो याद रखना आपको तो कुछ नहीं देखना, लेटर देखो कितने, 1 2 3 4,
इधर भी 1 2 3 4, तो बॉक्स बताओ कितने बनेंगे, बॉक्स बनेंगे आपके 16। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो 4 इंटू 4 कैसे बॉक्स बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर देखो कैसे बॉक्स बनते हैं, 4 ही क्यों बनेंगे, वो 4 इंटू 4 16 क्यों बनेंगे, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, जरा देखना एक बार। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है ना, यहाँ मैंने क्या लिखा आपके सामने, देखो बी ई, स्मॉल में बी ई, फिर आपका बी ई, ठीक है। इधर क्या चलेगा, वही बी ई बी ई बी ई बी ई। अब बताओ चारों की चारों टर्म आएगी नहीं, इस हिसाब से फिर अपन इनका इसका 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 इस तरीके से क्रॉस करता हुए चलेंगे। तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत देखो, और बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। अपन कोई एमबीबीएस वाला पेपर तो दे नहीं रहे, अपने क्वेश्चन बहुत आसान से आता है। आप तो बस इतना पकड़ लो, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, लेटर कितने 1 2 3 4, सामने कितने 1 2 3 4, तो बॉक्स कितने बनेंगे, तो याद रखना इसको इससे इंटू कर दो, 4 इंटू 4 16। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी किस में से आती है, सारे में से कितना आने के चांस है। तो पहले बताओ सारा कितना है, तो सारा मतलब यहाँ बॉक्स कितने बन रहे हैं 16, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस में से आएगा, 16 में से। अब बताओ इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंप्लीट जो टर्म्स है वो 16 है, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। बाकी मुझे कुछ और देखने की ही जरूरत नहीं थी, मुझे और आगे कुछ बनाने की ही जरूरत नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1/16। क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, 1/16 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, तो वो मैंने आपको तरीका बता। बाकी तो देखो क्रॉस करो तो आराम से अपन बता ही सकते हैं, वो भी 16 तो टर्म आएगी, उसमें से जो अपने को ये वाली टर्म चाहिए कैपिटल वी कैपिटल ई, उसमें आप इन सबको जब सॉल्व करोगे तो केवल कितनी बार मिलेगी, एक बार मिलेगी। दैट्स इसका उत्तर आएगा 1/16। नेक्स्ट अगला देखो, बोला एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन, क्या एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, तारामंडल। तो अभी भी मैंने समझाया तारामंडल का मतलब ही क्या होता है, तारों का समूह जो किसी एक पर्टिकुलर आकृति को बताए। ऐसा नहीं कि आकाश में आपको तारों को बोल दो कि ये 15 तारे, इनको मैंने जोड़ के बोल दिया कॉन्स्टिलेशन, ऐसा नहीं। आपको आकाश में चाहे कितने भी, चाहे 8 10 12 15 कितने भी तारे, अगर आपको लग रहा है कि ये मिलकर कोई एक विशेष आकृति का निर्माण कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर शेप को डिजाइन कर रहे हैं, या हमको एक शेप इनसे दिख रही है, तो आप उन तारों के समूह को, उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलोगे, कॉन्स्टिलेशन। तो इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिलेशन तारों का क्या होता है, समूह होता है। तो बोला आपको एक ऐसे तारों के समूह को, हमको कॉन्स्टिलेशन का नाम बताओ जो लगभग सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में एकदम क्लियर रूप से देखा जा सकता है, और जिसमें आपको कैसी आकृति देखने को मिलती है, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन में तारे कुछ आकृति ही बनाते हैं, तो उसमें आपको क्रॉस शेप, क्रॉस आकार की क्या मिले, आकृति देखने को मिले। तो उस तारामंडल का नाम क्या है, तो सप्तऋषि। आपको पता है क्रॉस शेप थोड़ी बनाता है, सप्तऋषि तो कैसे बनाता है, ऐसी पतंग शेप में लगभग कुछ ऐसी बनाता है। तो मैं आपको बता देता हूं फैक्ट के रूप में, आपको याद रखना है, लगभग 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 करके, ठीक है, लगभग लगभग करके आपको पता है एक कुछ तारे होते हैं, लगभग 6, वैसे कई तारे होते हैं लेकिन ब्राइट एकदम चमकने वाले, लगभग ऐसे 6 के ऐसे तारे होते हैं जो कुछ इस तरीके से हमें लगता है जैसे दिखने में कि वो 6 तारे मिलकर लगभग है ना क्रॉस का आकार बना रहे हैं। कैसा आकार बना रहे हैं, क्रॉस का। तो उस तारामंडल का नाम क्या है, उस तारामंडल का नाम है सिग्रस, या इसको सिग्नस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नस। क्या बोलते हैं इसको सिग्नस के नाम से जाना जाता है। तो तारों का वो समूह जो कि क्रॉस की आकृति बनाता है, बाकी तो छोड़ो कब दिखता है कब नहीं दिखता, भाड़ में गया। आप तो याद रखना, जो पतंग का काइट शेप बनाता है उसका नाम तो क्या है, सप्तऋषि मंडल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सप्तऋषि मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं। तो वही तारों का समूह जो क्रॉस का शेप बनाता है, ऐसे तारों के समूह को क्या बोलते हैं, सिग्नस बोलते हैं। डन। नेक्स्ट आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बोला इनमें से कौन से ऐसे 2 राज्य जहां पर शहरी जनसंख्या सबसे कम है, मतलब वहां पे जनसंख्या आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी, वहां पर जनसंख्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी कहां पर, वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा गांव में देखने को मिलेगी। तो इसका जो परफेक्ट उत्तर बताओ वो क्या है आपका, वो परफेक्ट उत्तर है हिमाचल प्रदेश और बिहार। हिमाचल प्रदेश की आबादी को अगर आप 100% मानोगे तो उसकी केवल 10% आबादी ही, कितनी, 10% आबादी, 10.03। हिमालय की केवल हिमाचल प्रदेश की ओनली 10.03% लोग ही रहते हैं। बताओ कहां रहते हैं, ये लोग रहते हैं आपके शहरों में। इसका मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग वहां पर कहां रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तुम्हारा शहरी जनसंख्या सबसे क्या है, कम है। और भी ज्यादा पहाड़ों वाला इलाका तो ज्यादातर गाँव में रहते हैं। बिहार में भी आपको पता केवल 11.29% लोग ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, शहरों में, मतलब अर्बन इलाकों में रहते हैं। तो इसका मतलब लगभग है ना 88 पॉइंट आपका 71% आपके ये लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। डन है। तो बताओ कौन से 2 राज्यों में शहरी जनसंख्या सबसे कम मिलेगी, तो यहाँ अगर गांव में ज्यादा रहेंगे तो शहर में सबसे कम रहेंगे, तो हिमाचल प्रदेश और बिहार में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद देखें तो अगला ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जिनका नाम है एरिक ए कार्नेल और एक का नाम है वोल्फगैंग स्कैटरले और एक का नाम है कार्ल ई वीमन, इन सबको बोस आइंस्टीन संगणन प्राप्त करने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। एक स्टेट होती है ना बोसेक आइंस्टीन स्टेट, भाई हम मतलब पदार्थ की बेसिक तो 3 अवस्था पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस।
फिर आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम पूछा था पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है ना भाई। बेसिक तो पदार्थ की अपन 3 अवस्था ही पढ़ते हैं कि या तो जनरली चीज हमको मिलती है सॉलिड बोले तो किस रूप में, ठोस, या फिर चीज मिलती है आपको किस में, लिक्विड, लिक्विड बोले तो अपन बोल सकते हैं किस में, द्रव, या फिर आपको मिलती है गैसीय अवस्था में। ये तो 3 है, लेकिन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जिसमें ऐसा लगता है लिक्विड और गैस मिक्स होकर ऐसे गाढ़ा सा पदार्थ बना हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है जिसको अपन आपने सुना होगा BEC, बोसेक आइंस्टीन कंडेंसेट, या BIC के नाम से भी जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, तो इन पर काम करने के लिए, इस अवस्था को बताने के लिए किन लोगों को ये नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला था, तो इन 3 लोगों को मिला था। लेकिन सवाल पैदा होता है एग्जाम में ये पूछा, ये मिला कब था इनको नोबेल प्राइज, तो ये इनको नोबेल प्राइज मिला था आपके 2001 में। बोलो कब मिला था, 2001 में। ये यहाँ पर बॉस कौन है, ये हमारे बहुत ही भारत के फेमस वैज्ञानिक है आपके सत्येंद्रनाथ बॉस, उनके नाम पर ये नाम रखा गया बॉस। और आइंस्टीन तो आप जानते हो, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो उनके नाम पर उस अवस्था का नाम रखा गया बॉस आइंस्टीन संघनन। क्लियर है क्या, बोलो डन है। तो इसमें भी मैं लगता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको 1% भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है कि बाली यात्रा इनमें से किस राज्य में निकाली जाती है, एक बहुत ही कल्चरल फेमस फेस्टिवल पे निकाली जाती है। तो बाली यात्रा सबको पता, बहुत ही फेमस है, कहाँ की, उड़ीसा की। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। अवज्ञा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये 3 जुलाई को। क्या होता है ये डिसओबीडियंस डे, कुछ नहीं है, तो आजकल के टोट के लोग मनाने लग जाते हैं। क्या इंसानों को लगता है कि हम बहुत टेंशन में रह रहे हैं, बहुत माथापच्ची वाला काम है, हर किसी का बस कहना मानो, कभी घर वालों का कहना मानो, कभी ऑफिस में बॉस का कहना मानो, स्कूल में टीचर का मानो, बस हर बात बस दूसरों की मानते रहो। अरे भाई खुद की कब करेंगे, हम दूसरों को ना कब देंगे। तो लोगों ने बोला एक दिन ऐसा बनाते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे, सबकी बात को मतलब हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से प्यार से मना करेंगे, नहीं भाई आज तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो वो दिन, ऐसा दिन कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हर साल 3 जुलाई को, बस और कुछ नहीं है। ये वो गांधी जी वाला कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला कोई दिन नहीं, ये ऐसे जनरली मॉडर्न टाइम में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला दिन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखो, 3 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। बाकी आपको पता ही 1 जुलाई बड़ी फेमस है, 1 जुलाई को GST लागू हुआ था भारत में, इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं, GST डे के रूप में मनाते हैं। याद रखना 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, तो याद रखना डॉक्टर डे बोले या GST डे बोले तो कब आता है, 1 जुलाई को आता है। नेक्स्ट अगला, डिक सूफ हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तो ये भी हाल ही में शायद महीने 2 महीने पहले की बात है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। डिक सूफ कहाँ के हैं, है ना, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। अमेरिका हर साल 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आजाद कब हुआ था, तो वो हुआ था 4 जुलाई 1776 को, तो उत्तर आएगा 1776। तो ये भी एक छोटू सा फैक्ट है जो आप जरूर याद रखें। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के मॉक टेस्ट का, कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2023-24 में भारत का जो रक्षा उत्पादन था, है ना, डिफेंस प्रोडक्शन कितना था। तो देखो ये तो फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये उस साल का हमारा उत्पादन था 1.27 लाख, 1.27 लाख। तो आज का सेशन, आज का जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन था वो आज अपन कंप्लीट करते हैं। सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी को थैंक यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ओके।